हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए प्रे करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोगों का जेपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। इस स्थिति में आप लोगों का अच्छा रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो है हम लोग सीएनटी एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू जो है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 1 का कर लिया था। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं सीएनटी एक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देख लें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीएनटी एक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है उसका हम लोग पार्ट 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके पेपर 2 का, ठीक है, पेपर 2 का जो है सीरीज चलाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को जो है जेपीएससी का एग्ज़ाम जो 17 मार्च को होने वाला है उसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आप लोगों को फुली जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके का जो वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पेपर 2 का बेहतरीन तैयारी करें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग सीएनटी एक्ट पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपका जो है कोई वीडियो आपका मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले जो है पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पार्ट 2 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अंधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 41 के तहत निम्नलिखित में किस आधार पर जो है अंधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं अंधिभोगी रैयत क्या होता है, ठीक है। अंधिभोगी रैयत वैसे रैयत को कहा जाता है जो खुद की ज़मीन पर खेती करता हो, ठीक है। जो खुद के ज़मीन पे खेती करता हो उसको अंधिभोगी रैयत कहा जाता है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलिए आपके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। आपके पास मोटरसाइकिल है जिसका मालिक आप हैं, और उस मोटरसाइकिल को क्या कर रहे हैं, अपने यूज के लिए आप उपभोग कर रहे हैं, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कहलाएंगे आप? अंधिभोगी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो वस्तुएं हैं उसका मालिक खुद आप हैं और उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी को अंधिभोगी रैयत कहा जाता है। तो अंधिभोगी रैयत जो होते हैं, जो खुद के ज़मीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उसी को अंधिभोगी रैयत कहा जाता है। तो ऐसे रैयत को जो है बेदखल किया जा सकता है सीएनटी एक्ट 1908 धारा के 41 के तहत। तो किस आधार पर किया जा सकता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, यदि वह तीसरे वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो, ठीक है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि जो रैयत है वो जो है पिछले 2 साल का लगान 90 दिनों के अंदर में 90 दिनों के अंदर में अगर नहीं चुकाता है, तीसरा कृषि वर्ष स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, तीसरा कृषि वर्ष स्टार्ट होने के बाद 90 दिनों के अंदर में पिछले 2 साल का जो बकाया लगाना है अगर उसको नहीं चुकाता है, तो इस स्थिति में जो है रैयत को बेदखल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल कर दिया जाता है। स्टेटमेंट बी है, यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, ठीक है। जो रैयत है और भूस्वामी के बीच जो संविदा है, ठीक है, जो डील हुआ है उसको अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करता है, नियम को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, तो इस स्थिति में भी क्या जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि हम लोग जो है अपनी ज़मीन का मालिक नहीं, हम लोग भूधारक हैं। भूस्वामी कौन है? तो सरकार है, ठीक है। तो जब रैयत जो है अपने भूस्वामी के बीच जो डील होता है और उस डील के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करेगा, नियम कानून को तोड़ेगा, तो इस स्थिति में भी जो है रैयत को जो है बेदखल किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी भी जो है स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सी क्या कहता है, यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया और जो रैयत है वो लगान जो है उचित लगान को भुगतान करने से इनकार कर देगा, तो इस स्थिति में भी जो है उसको बेदखल कर दिया जा सकता है। तो तीनों ऑप्शन जो है, तीनों स्टेटमेंट ए बी सी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अंधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है, ठीक है। पूछ रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सीएनटी एक्ट के तहत निम्न में से किसके आदेश पर, किसके ऑर्डर पर अंधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है।
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपायुक्त डीसी, ऑप्शन बी अंचल अधिकारी सीओ सर्कल ऑफिसर, ऑप्शन सी राजस्व कर्मचारी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपायुक्त। ठीक है, डीसी के आदेश पर ही जो है, डीसी के आदेश पर ही जो है अंधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है सीएनटी एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीसी। डीसी के पास ही पावर है कि अंधिभोगी रैयत को जो है जोत से उसको बेदखल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी एक्ट की धारा 46, ठीक है, इसके तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीएनटी एक्ट 1908 की आर्टिकल यानी धारा 46 के तहत किसी रैयत के द्वारा मैक्सिमम कितने समय के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 साल, 10 साल, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 3 साल। इसका जो सही आंसर होगा 5 साल। ठीक है, 5 साल तक जो है 5 साल के लिए जो है मैक्सिमम किसी रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग को अंतरण किया जा सकता है। तो मैक्सिमम कितने साल तक किया जा सकता है, कितने साल के लिए किया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स के लिए किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब यहाँ एक वर्ड आता है अंतरण। ठीक है, तो बहुत लोग जो है इसका मतलब समझ रहे होंगे और बहुत कोई नहीं समझ रहे होंगे। जो समझ रहे होंगे उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझ रहे होंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो अंतरण का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, आवंटन। ठीक है, आवंटन यानी बांटना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है, अंतरण का मतलब होता है आवंटन करना या बांटना। जब कोई रैयत होता है अपना मालिकाना हक, ठीक है, जब कोई रैयत अपना मालिकाना हक दान करके या फिर बेच करके अपना मालिकाना हक जो होता है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, उसी को कहते हैं अंतरण। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कोई ए है, ठीक है, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ठीक है, तो ए व्यक्ति जो है, रैयत ए जो है क्या करेगा, अपने ज़मीन को दान करके बी को दान कर देगा या बी को बेच देगा। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, रैयत ए जो है अपने ज़मीन को बी को दान कर देगा या फिर बी को बेच देगा। तो इस स्थिति में जो है ए रैयत जो है अपना मालिकाना हक जो है, अपना मालिकाना हक किसको दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, बी को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अपना मालिकाना हक जो है ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है, या तो चाहे वो दान करके या फिर बेच करके, किसी भी तरीके से जो है अपना मालिकाना हक जो है, स्वामित्व का जो अधिकार है वो बी को दे रहा है। तो इसी को अंतरण करना कहते हैं। ठीक है, इसी का मतलब होता है अंतरण। और ये कितने साल तक के लिए जो है स्वामित्व को ट्रांसफ़र कर सकता है मैक्सिमम, तो 5 साल के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत कोई भी रैयत डैश वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुक्त बंधक कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट 1908 की जो आर्टिकल धारा 46 है उसके तहत कोई भी रैयत कितने कम समय के लिए जो है अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुक्त बंधक कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 7 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स, ऑप्शन डी 15 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 साल। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा 7 ईयर्स तक जो है मिनिमम, और जो है अपने जोत को या किसी छोटा सा हिस्सा को जो है, अपने ज़मीन का छोटा सा हिस्सा को जो है मिनिमम 7 साल तक जो है भुक्त बंधक कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत भुक्त बंधक कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीएनटी एक्ट 1908 की जो धारा आर्टिकल है 46 के तहत कोई भी रैयत किसी बंधकदार को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत भुक्त बंधक कर सकता है। कौन कर सकता है? जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन किया गया हो, क्या है, रजिस्ट्रेशन किया गया हो, वही जो है ये कर सकता है। इसका ऑप्शन जो है ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो अब समझते हैं कि सहकारी समितियां क्या होती है। ठीक है, सहकारी समितियां क्या होती है? तो सहकारी समितियां का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहता हो। ठीक है, सहकारी समितियां क्या होती है कि
ऐसा व्यक्ति जो समान अधिकार उद्देश्य के लिए, ठीक है, बराबर अधिकार पाने के उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहता हो और वो क्या करता हो, समिति बनाता हो, तो उस समिति को ही क्या कहा जाता है, आपका सहकारी समिति कहा जाता है। और जो सहकारी समिति होती है वो स्वयंसेवी संस्था होती है जो अपने आर्थिक हितों के लिए काम करती है। ठीक है, सहकारी समिति क्या होती है, एक ऐसा संस्था है जो स्वयंसेवी संस्था होती है, ठीक है, जो अपने आर्थिक हितों के लिए काम करती है और इसका उद्देश्य होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर के काम करेगा, ठीक है, और एक समिति बनाएगा, उसी समिति को जो है सहकारी समिति कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) का के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप से पक्षकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि CNT एक्ट 1908 की जो धारा है 46(3)(a), ठीक है, उसके तहत यदि कोई जो है जोत के मामले में एक पक्षकार जो है, एक पक्ष वाला जो है अनुसूचित जनजाति हो, ठीक है, एक पक्ष क्या है ST है और दूसरा पक्ष जो है ST नहीं है, ठीक है, एक पक्ष क्या है ST है और दूसरा पक्ष ST नहीं है, तो इस स्थिति में जो है अगर वाद विवाद हो जाए इनमें से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है अंचल अधिकारी, उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपायुक्त। ठीक है, इसका जो सही पक्षकार होगा उपायुक्त यानी DC होगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा यानी किसी कोर्ट के द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु बेचने हेतु ऑर्डर यानी आदेश पारित नहीं कर सकता। इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलिए कोई रैयत A है, ठीक है, और कोई व्यक्ति B है, ठीक है, और ये कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट जो है रैयत A को ये ऑर्डर ये आदेश पारित नहीं कर सकता है कि आप जो है अपना अधिकार जो है आप अपना मालिकाना अधिकार जो है B को बेचें। ठीक है, कोर्ट ये कभी नहीं कह सकता है आर्टिकल 47 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 47 के तहत कोर्ट ये कभी नहीं कह सकता है रैयत A को कि जो है आप अपना अधिकार जो है आप अपना ज़मीन का जो जोत है या ज़मीन का कोई छोटा सा हिस्सा जो है आप अधिकार जो है आप अपना B को दें, ये कोर्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकता है। ठीक है, आप ऐसे समझें, ठीक है, आप ऐसे समझें, मान के चलिए आप किसी ज़मीन का मालिक हैं, ठीक है, आपके पास ज़मीन है, तो क्या कोर्ट आपको बोलेगा कि जो है आप अपना ज़मीन किसी दूसरे को दे दें? कोर्ट को क्या ज़रूरत है? ठीक है, कोर्ट को क्या ज़रूरत लगा हुआ है कि आपको कहने आएगा कि आप अपने ज़मीन को किसी दूसरे को दे दें? बिल्कुल नहीं कहने आएगा। हाँ, लेकिन कोर्ट जो है आपको कुछ स्थिति में कुछ कंडीशन में कह सकता है कि जो है आप अपना ज़मीन जो है आप अपना मालिकाना हक बेचें। ठीक है, आप अपनी ज़मीन को B को बेचें, लेकिन वो कंडीशन कौन सा है? कोर्ट जो है कब आदेश दे सकता है रैयत A को कि जो है आप अपना अधिकार को B को बेचें? तो कंडीशन स्थिति ये है कि जब रैयत के द्वारा लगान बाकी हो, ठीक है, लगान अगर काफ़ी सालों से चुकाया नहीं गया हो, लगान काफ़ी बाकी है, तो उस स्थिति में जो है लगान चुकता करने के लिए कोर्ट ये जो है आदेश दे सकता है कि रैयत का जो लगान है काफ़ी सालों से बकाया है, तो लगान को वसूलने के लिए क्या किया जाए, रैयत की ज़मीन को बेचा जाए। ठीक है, जब आपका ज़मीन होगा आप लगान नहीं चुकाएंगे तो क्या कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि जो है ये जो है रैयत काफ़ी सालों से लगान नहीं चुका रहा है तो इसके ज़मीन को क्या किया जाए, बेचा जाए और लगान वसूला जाए। और दूसरा स्थिति क्या हो सकता है जिस कंडीशन में कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि अगर आप बैंक से लोन लिए हो, ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लेते हो और आप लोन को चुकता नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बैंक से तो लोन ले लिए लेकिन उसके पैसे को वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में भी कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर पारित कर सकता है, ठीक है, कि इसके ज़मीन को क्या किया जाए, इस रैयत के ज़मीन को बेचा जाए, क्योंकि ये लोन लिया था लेकिन लोन के पैसे को चुकता नहीं कर रहा है, तो इसके ज़मीन को बेच करके जो है लोन का पैसा चुकता किया जाए। ठीक है, ये दो ऐसे स्थिति है जिसमें कोर्ट जो है रैयत A को जो है आदेश पारित कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 47 के तहत जो है, आर्टिकल 47 के तहत जो है कोई भी न्यायालय कोई भी कोर्ट जो है रैयत को ये
आदेश पारित नहीं कर सकता है कि जो है आप अपना ज़मीन का जो मालिकाना है कि अपना ज़मीन किसी को बेचें। कोर्ट को क्या ज़रूरत लगा, कोई ज़रूरत नहीं लगा। लेकिन ये जो दो कंडीशन होगा तो इस स्थिति में जो है कोर्ट आपको आदेश दे सकता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, CNT एक्ट 1908 की धारा 53 के तहत जो है निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माल कचहरी में, या डाक मुद्रा देश द्वारा, बैंक में चालान द्वारा, नगद रूप में, या फिर उपरोक्त सभी रीतियों से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश के द्वारा जो है CNT एक्ट धारा 53 के तहत जो है लगान का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, लगान का भुगतान जो है माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी CNT एक्ट की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर प्रभारित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि CNT एक्ट 1908 की आर्टिकल यानी धारा 58 के तहत बकाया लगान है तो उसमें कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6.25%। ठीक है, मैक्सिमम जो है 6.25% जो है सिंपल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत भूस्वामी द्वारा काश्तकार से अगर एक्स्ट्रा लगान वसूलता है तो कौन सा धारा के तहत जो है भूस्वामी को सजा दिया जाएगा। भूस्वामी क्या होता है, ज़मीन का जो मालिक होता है। ठीक है, जो असली मालिक होता है उसी को भूस्वामी कहा जाता है। काश्तकार क्या होता है, काश्तकार किसे कहते हैं, जो दूसरे के ज़मीन को धारण करके उस पर खेती करता हो। ठीक है, जो दूसरे के ज़मीन पर खेती करता हो और उसके अवज में अपने मालिक को भूस्वामी को लगान देता हो उसी को काश्तकार कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि अगर भूस्वामी अपने काश्तकार को एक्स्ट्रा लगान वसूलता है या फिर अवैध रकम वसूलता है तो किस धारा के तहत जो है भूस्वामी को सजा दिया जाएगा, किस आर्टिकल में सजा का प्रावधान है। इसका सही आंसर होगा धारा 63। ठीक है, आर्टिकल 63 में सजा का प्रावधान किया गया है कि अगर जो है भूस्वामी काश्तकार को गलत तरीके से अवैध रकम वसूलता है या फिर एक्स्ट्रा लगान वसूलता है तो उसको धारा 63 के तहत सजा दिया जाएगा। कौन सा सजा दिया जाएगा, या तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर 500 रुपया जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, 6 महीने की जेल या फिर 500 जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। ठीक है, CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत जो है राज्य सरकार की जो बंजर भूमि है उसको बंदोबस्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा धारा 63 का। ठीक है, आर्टिकल 63A के तहत जो है झारखंड राज्य सरकार की बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। अब थोड़ा बात करते हैं धारा 63A क्या कहता है। तो 63A कहता है कि बंजर भूमि का जो बंदोबस्त होगा वो पट्टे पर किया जाएगा। ठीक है, पट्टे पर किया जाएगा। तो 2 पट्टे पर किया जाएगा। ठीक है, 2 पट्टे का तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो बंदोबस्त होगा वो 2 पट्टे पर किया जाएगा। 2 पट्टे जो है तैयार किए जाएंगे। तो एक पट्टा जो होगा रैयत को दिया जाएगा और दूसरा पट्टा जो होगा जिला के DC को भेजा जाएगा। ठीक है, जो उपायुक्त होगा जिला का उसके पास जो है एक पट्टा का प्रति भेजा जाएगा और एक रैयत को दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पट्टा किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, पट्टा का मतलब क्या होता है। तो ज़मीन का जो पट्टा होता है उसे दिया जाता है जिसके पास ज़मीन ना हो। ठीक है, जो भूमिहीन लोग होते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं होती है उसे पट्टा दिया जाता है। और पट्टे वाली जो ज़मीन होती है उसका केवल सरकार ही केवल जो अधिकार होता है वो सरकार के पास होता है। ठीक है, जो पट्टा धारक होता है उसके पास ये अधिकार नहीं होता है कि पट्टे वाले ज़मीन को जो है किसी के पास बेचे या फिर किसी के दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र करे। पट्टा वाला जो ज़मीन होता है उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास होता है। सरकार ही जो है उस ज़मीन को क्या कर सकता है, बेच सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो पट्टा होल्डर होता है, ठीक है, जिसको पट्टा दिया जाता है, पट्टा वाला ज़मीन जो होता है, इसको हम समझ सकते हैं पट्टा का मतलब होता है
लीज पर, ठीक है, कोई ज़मीन लीज पर मिलता है उसी को पट्टा कहा जाता है, ठीक है। तो जिसे लीज पर मिला हुआ ज़मीन है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ज़मीन पट्टे पे मिले हुए ज़मीन को बेच नहीं सकता है या फिर किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और एक होता है रजिस्ट्री भूमि, एक होता है पट्टा भूमि, जिसका मालिकाना हक कौन होता है, सरकार के पास अधिकार होता है कि वो बेचे या फिर उस किसी और को ट्रांसफ़र करे, लेकिन पट्टा धारक के पास नहीं होता। और एक होता है रजिस्ट्री ज़मीन, ठीक है, नहीं बोला जाता कि इस ज़मीन को जो है रजिस्ट्री करवाना है, मतलब क्या होता है, मोटेशन किया जाता है। रजिस्टर का रजिस्ट्री ज़मीन की क्या खासियत होती है कि इसका जो है इस ज़मीन में जो है मालिकाना हक जो है दूसरे के पास आ जाता है, ठीक है। इस ज़मीन की खासियत होती है कि मालिकाना हक जो होता है दूसरे के पास आ जाता है, और अब वो चाहे वो ज़मीन जो है वो इंसान उसको बेच भी सकता है या फिर किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 63 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है, ठीक है। CNT एक्ट 1908 के तहत पर कोड़कर का क्या मतलब होता है, सरकार की बंजर भूमि, जी बिल्कुल नहीं। काश्तकारी के लिए दी गई भूमि के अतिरिक्त भूमि, ये भी नहीं होगा। किसी रैयत द्वारा बंजर पड़ती भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। कोड़कर का मतलब होता है कि किसी रैयत द्वारा जो है बंजर पड़ती भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि को ही कोड़कर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई गांव का किसान है जो कि भूमिहीन लेबर है, ठीक है, कोई गांव का किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लेबर है, तो वो जो है उपायुक्त के आदेश पर, DC के आदेश पर भूमि को क्या करेगा, कोड़कर ज़मीन में बदल सकता है, ठीक है। और कोड़कर ज़मीन क्या होता है कि रैयत द्वारा प्रति भूमि या टाण को कोड़ करके तैयार किया गया धान का जो खेत होता है उसी को कोड़कर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के अंतर्गत DC के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए धारा 64, ठीक है। धारा 64 के तहत जो है उपायुक्त के आदेश पर यानी DC के आदेश पर भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई गांव का किसान है जो भूमिहीन लेबर है जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो DC यानी उपायुक्त के आदेश पर भूमि को कोड़कर ज़मीन में बदल सकता है, ठीक है। कोड़कर ज़मीन क्या होता है, जैसे रैयत के द्वारा प्रति भूमि या टाण को, ठीक है, कोड़ करके तैयार किया गया धान का जो खेत होता है उसी को कोड़कर कहा जाता है, ठीक है। तो धारा 64 के तहत जो है DC के आदेश में जो है भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा धारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा, ठीक है। CNT एक्ट की धारा 67A के तहत कोड़कर में परिवर्तित की हुई भूमि में कितने वर्षों तक लगान नहीं देना होगा, तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष। 4 वर्षों तक जो है कोड़कर भूमि पर अगर ज़मीन को कोड़कर में बदला गया है तो 4 वर्ष तक जो है उस भूमि पर आप लगान नहीं दे सकते हैं। इसका प्रावधान जो है धारा 67A में किया गया है, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर, 4 साल तक लगान नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 82, ठीक है। आर्टिकल 82 के तहत जो है ये किया जा सकता है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमि की परिभाषा दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी धारा 118 में, ठीक है। 118 में जो है भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमि की परिभाषा की गई है आर्टिकल 180 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी विशेषाधिकारयुक्त भूमि में निम्न में से कौन सा शामिल है, ठीक है, कौन सा शामिल है आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जिसे भूस्वामी अपने उपकरणों से या अपने सेवकों से द्वारा जोतता हो, जी बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या
मौखिक पट्टे पर आधारित हो? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी भी सही है। वैसी भूमि जो रांची और धनबाद जिलों को छोड़कर तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, इचाकगढ़ तथा चांडिल थाने को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में ज्ञात हो? ये भी ऑप्शन भी सी भी सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शामिल है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऊपर के तीनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया? ठीक है, CNT एक्ट की किस धारा के तहत जो है मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी को अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है, यानी बैन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 240। ठीक है, धारा 240 के तहत मुंडारी खूंटकटीदारी काश्तकारी को काश्तकारी के अंतरण को बैन किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने का हेतु कौन अधिकृत है, कौन ऑथराइज्ड है? ठीक है, CNT एक्ट के तहत भूमि के लगान में अगर परिवर्तन करना हो तो कौन उसके लिए ऑथराइज्ड है, कौन इसका अधिकार रखता है? ऑप्शन है जिला उपायुक्त, राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जिला उपायुक्त। जिला का जो DC है वही ऑथराइज्ड है इस लगान में परिवर्तन करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान जो है कृषि वर्ष के अंत में किया जाता है, कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है, कृषि वर्ष के 6 माह के अंत में किया जाता है? ऑप्शन डी मासिक आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। ठीक है, CNT एक्ट के तहत जो है लगान का जो भुगतान किया जाता है वो कृषि वर्ष के जो तिमाही का अंतिम दिन होता है उसी दिन जो है उसी समय लगान का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील किया जा सकता है? ठीक है, CNT एक्ट के तहत आयुक्त के कोर्ट के जो निर्णय होता है उसके विरुद्ध आप कहाँ अपील कर सकते हैं? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय। ठीक है, हाईकोर्ट में जो है आप उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो है राज्य सरकार की जो बंजर भूमि होती है उसको किस तरीके से किस प्रकार बंदोबस्ती की जा सकती है? तो पट्टे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा पट्टे के द्वारा किया जा सकता है। 2 पट्टा तैयार किया जाता है। ठीक है, एक पट्टा जो होता है रैयत को दिया जाता है और एक पट्टा जो होता है DC को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? ठीक है, CNT एक्ट अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु ऑथराइज्ड है? उपायुक्त, आयुक्त, राज्य सरकार, भारत सरकार। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑथराइज्ड पर्सन है इस प्रक्रिया के संबंध में विधि निर्माण करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है? कितने साल तक जो है कोरकर ज़मीन पर मालगुजारी नहीं लगाई जाती है? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों तक। ठीक है, 4 वर्षों तक जो है आपको लगान नहीं देना पड़ता है। ठीक है, 4 वर्षों तक जो है लगान नहीं देना पड़ता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट किस अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CNT एक्ट जो है किस अधिनियम के अधीन जो है गवर्नर जनरल की मंजूरी से CNT एक्ट बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंडर में जो है गवर्नर जनरल की मंजूरी से CNT एक्ट बना। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अधीन जो है CNT एक्ट बना। ठीक है, CNT एक्ट जो है भारतीय परिषद अधिनियम
1892 के धारा 5 के अधीन जो है CNT एक्ट, धारा 5 के अधीन CNT एक्ट बना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। CNT एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के किस धारा के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 5, आर्टिकल 5 के तहत जो है इसको CNT एक्ट को बनाया गया। किसके धारा 5 के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 के धारा 5 के तहत जो है CNT एक्ट को बनाया गया। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। CNT एक्ट मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित है? CNT एक्ट जो है किस अधिनियम से प्रभावित है? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 से जो है CNT एक्ट प्रभावित है। इसी से प्रभावित होकर जो है CNT एक्ट बना। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। CNT एक्ट के उद्देश्य है, CNT एक्ट के क्या उद्देश्य है? छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना। जी बिल्कुल, CNT एक्ट का ये उद्देश्य है। जनजातीय समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। जी बिल्कुल, जनजातीय समुदाय की जो है उसके भूमि को रक्षा करने के लिए ही तो CNT एक्ट बना। ऑप्शन बी भी सही है। जनजातियों के भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना। जी, मालिकाना हक प्रदान करने के लिए ही जो है CNT एक्ट बना। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है CNT एक्ट के संदर्भ में सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। CNT एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? CNT एक्ट के तहत जो है CNT एक्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट राइट है, सही है, आपको बताना है। और स्टेटमेंट ए, भारतीय संविधान के 66वें संशोधन 1990 के द्वारा CNT एक्ट की कुछ धाराओं को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, भारतीय संविधान का जो 66वां अमेंडमेंट हुआ है, 66वां संशोधन हुआ है 1990 में, उसी के द्वारा CNT एक्ट की कुछ धाराओं को जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में जोड़ा गया है। और जब कोई धाराओं को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है तो इसके साथ जो है कोई भी न्यायालय जो है जुडिशरी सिस्टम छेड़छाड़ नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता। अगर कोई संशोधन कर सकता है तो वो सिर्फ संसद। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अतः संसद को इसके संशोधन करने का अधिकार है। जी बिल्कुल, 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद जो है न्यायपालिका के पास हस्तक्षेप करने का पावर नहीं होता है। अगर इसमें संशोधन कर सकता है तो वो है कौन? संसद। ऑप्शन बी जो है ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए फाइनली ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। CNT एक्ट की किस धारा के तहत जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजाति को दिया जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CNT एक्ट की किस धारा के तहत जो है जनजातीय भूमि जो है किसी गैर जनजातीय भूमि को जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जनजातीय भूमि जो है गैर जनजातीय भूमि को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर उस भूमि पे क्या किया गया हो, खनन के लिए काम किया गया हो या फिर उद्योग के लिए बनाया गया हो, बनाना हो। तो इस स्थिति में जो है गैर जनजातियों को भी क्या किया जा सकता है? भूमि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका धारा 49। ठीक है, धारा 49 के तहत ही जो है गैर जनजाति को भी जमीन जो है हस्तांतरण किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट 3 में बचे हुए MCQ को करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।